हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में चर्चा होगी। मित्रों, कल की क्लास में भी आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्रों के बारे में, प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आर्थिक भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाकलापों का मूर्त रूप से अध्ययन करता है, अर्थात मानव जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है उसका धरातलीय दृष्टिगत की दृष्टि से, धरातलीय दृष्टिकोण की दृष्टि से, धरातलीय मूर्त रूप से जितने भी मानव क्रियाकलाप करता है उन सब का जो अध्ययन है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र को अपन 4 प्रमुख विशेष क्षेत्र में बांटें तो पहला है कि विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूवैन्यासिक संगठन प्रतिरूप। अब ये जो पहला विशेष क्षेत्र है कि इसमें जितने भी विभिन्न आर्थिक तत्व है, विभिन्न आर्थिक तत्वों का मतलब क्या है कि जैसे कृषि है, खनन है, उद्योग है, व्यापार, परिवहन, ये सारे क्या है, आर्थिक तत्व है। तो भूगोल, आर्थिक भूगोल क्या करता है कि विभिन्न आर्थिक तत्वों और कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर ये जो कार्य होते हैं, चाहे कृषि है, खनन है, उद्योग है या व्यापार है या परिवहन है, इसका अध्ययन है वो, यानी जो कार्य है वो प्रादेशिक स्तर पर, किसी प्रदेश स्तर पर विद्यमान जो भूवैन्यासिक संगठन है उसके प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये एक राजस्थान स्टेट्स है, तो इस राजस्थान स्टेट्स के अंदर जो कृषि का, जो खनन की दृष्टि से खनन या व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, ये जितने भी आर्थिक तत्व है इसका एक प्रादेशिक स्तर पर भूवैन्यासिक संगठन की दृष्टि से प्रतिरूप का अध्ययन किया जाता है। यहाँ का भूवैन्यासिक संगठन कैसा है, जैसे यहाँ की जो धरातलीय स्थिति है वो किस प्रकार की है, धरातल में क्या है, मरुस्थल है यानी कि पर्वत है या मैदान है या मरुस्थल है या वन क्षेत्र है। अब आर्थिक भूगोल क्या करता है कि ये जो प्रदेश है राजस्थान, इसमें कृषि, खनन करना, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप होती है इनका प्रादेशिक स्तर के आधार पर यहाँ का जो भूवैन्यासिक संगठन है, जो धरातलीय स्थिति है, उनके प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। प्रतिरूपों का मतलब है कि यहाँ जो कृषि की जाती है वो किस प्रकार की जाती है, कौन कौन सी कृषि होती है, खनन होता है तो कौन कौन से खनिजों का उत्पन्न होता है, व्यापार का क्राइटेरिया क्या है, परिवहन किन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम जो भूवैन्यासिक प्रतिरूप है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, इसीलिए इसको आर्थिक भूगोल का विशेष क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में कार्यात्मक संगठन समायोजन की प्रक्रिया। जितनी भी प्राविधिक विकास के क्रम में कार्यात्मक संगठन है का समायोजन, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं मानव के क्रियाकलाप की, क्या है, प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया एक संगठन से जुड़ी हुई है और इन संगठन के समायोजन की दृष्टि से कार्यात्मक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। कार्यात्मक प्रक्रिया का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके थ्रू, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। प्राविधिक जो विकास है विभिन्न टेक्निकल की वजह से या आधुनिक विकास क्रम के अंदर जो एक
कार्य विशेष जो संगठन बने हुए हैं उस संगठन के अंदर समायोजन करते हुए किसी क्षेत्र या प्रदेश का विकास किया जाता है। और उस विकास के लिए क्या अपनानी पड़ती है? प्रक्रिया, संगठन, समायोजन और कार्य। ये तब जाकर के किसी प्रक्रिया का यानी कि कार्य संपन्न होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत। अंत प्रादेशिक और यानी कि प्रादेशांतरिक जो अंतःक्रिया है, अंतर प्रादेशिक का मतलब क्या है कि एक प्रदेश से, जैसे एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के मध्य, जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य, राजस्थान और महाराष्ट्र के मध्य जो अंतःक्रिया है, किसकी अंतःक्रिया है? विभिन्न मानव की क्रियाकलापों की जो अंतःक्रिया है, चाहे व्यापार से संबंधित हो, परिवहन से संबंधित हो, या यूँ कहे कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित जो अंतःक्रिया है उसको अपन प्रादेश आंतरिक यानी कि अंतर प्रादेशिक अंतःक्रिया कहते हैं। और प्रादेश से आंतरिक का मतलब होता है एक प्रदेश के अंदर। मान लीजिए राजस्थान से, जैसे ये जोधपुर या जयपुर है, या जो कोटा है, कोटा के अंदर है, तो इस प्रकार जिले या प्रदेश के अंदर जो अंतःक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं? प्रदेश आंतरिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो जितनी भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक प्रदेश के अंदर मानव के बीच में और प्राकृतिक संसाधनों के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया का अध्ययन आर्थिक भूगोल में होता है। और उक्त तीनों का पर्यावरण एवं दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर के प्रभाव का अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात यूँ कहे तो जितनी भी आर्थिक क्रियाकलाप है उनके विकास क्रम की दृष्टि से देखें या अंतःक्रिया की दृष्टि से देखें, तीनों का पर्यावरण की दृष्टि से और दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के गुणात्मक का किस प्रकार अध्ययन होता है, या मानव जीवन के गुणात्मक पर यानी क्या सुधार होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मुख्यतः 4 आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र थे। और इस विशेष क्षेत्र के अलावा भी एक रिचर्ड मॉरिल ने भूवैन्यासिक संगठन का अध्ययन किया है, जिसमें आर्थिक भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किया है। उन्होंने एक मॉडल चुना है कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश के अंदर या किसी नगर के अंदर एक जो इसको ले लेते हैं, इस क्षेत्र या प्रदेश, ये जो इसकी परिधि है, इसमें ये क्या है? यातायात का यानी यातायात का मार्ग है। ये जो यातायात व्यवस्था है राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इस प्रकार की ये भी यातायात की व्यवस्था है। किसी भी नगर के अंदर, प्रदेश के अंदर इस प्रकार की यातायात व्यवस्था होती है। और उसमें ये जो है इस यातायात प्रणाली है, इसके आसपास, महानगरों के आसपास क्या होते हैं? उद्योग होते हैं। ये सारे औद्योगिक विकास है। तो औद्योगिक विकास कहाँ हुआ है? औद्योगिक विकास जहाँ पे सुविधाजनक यातायात की व्यवस्था हो और बाज़ार की निकटता हो। तो जहाँ जहाँ बाज़ार की निकटता है वहाँ पे उद्योगों का विकास होता है। और इस औद्योगिक विकास में जहाँ बाज़ार के परिधि के परे यहाँ क्या होता है? व्यापारिक कृषि होती है। व्यापारिक कृषि मान लीजिए कोई महानगर है, जैसे दिल्ली महानगर है, इसमें इस प्रकार की यातायात की प्रणाली है। और इस यातायात की प्रणाली के अंदर, इस यातायात की सुविधा के अंदर महानगरों के आसपास उद्योगों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। उद्योगों की परिधि के अंदर परे क्या है? व्यापारिक कृषि होती है। और सुदूर क्षेत्र के अंदर जहाँ महानगर नहीं है वहाँ पर कृषि कौन सी होती है? निर्वहन कृषि होती है। निर्वहन कृषि होती है। और इसके अलावा ये सारे हैं, जैसे महानगर है, छोटे नगर है, ये महानगर की स्थिति बनती है। छोटे नगर है, कस्बे हैं, गांव है, तो गांव यहाँ पे बनेंगे, कस्बे यहाँ पे बनेंगे और महानगर की प्रणाली यहाँ पे रहेगी। यानी कि जो केंद्रीय परिधि के अंदर, केंद्रीय परिधि में क्या रहेंगे? महानगर।
और महानगर के आसपास किसका विकास होगा? उद्योगों का विकास होगा। महानगरों की परिधि के अंदर केंद्रीय परिधि से दूर क्या होंगे? नगर होंगे। नगर की परिधि के बाहर क्या होंगे? कस्बे होंगे, कस्बे। और अंत में यहाँ सुदूर क्षेत्र में क्या होंगे? ग्रामीण, ग्रामीण। तो इस प्रकार की भूवैन्यासिक जो संगठन होता है किसी धरातल का, जो वैन्यासिक संगठन होता है, कार्यात्मक जिसको अपन कहते हैं संगठन होता है, वो कार्यात्मक संगठन इस प्रकार का होता है कि किसी महानगर के केंद्रीय परिधि में यातायात की व्यवस्था होती है, उस महानगर के केंद्रीय परिधि के अंदर, केंद्रीय भाग के अंदर उद्योगों का विकास होता है, उसके परे व्यापारिक कृषि होती है, उसके परे निर्माण कृषि होती है। और यहाँ महानगर होते हैं केंद्रीय स्थल पर, इसके बाद यहाँ नगर होते हैं, फिर कस्बे होते हैं और फिर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जो बाहरी क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो इस प्रकार का इस संपूर्ण प्रणाली का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। अब भूगोल के ये तीनों जो अपन ने विषय क्षेत्र पढ़े हैं, इनमें आर्थिक भूगोल को चाहे जिस प्रकार परिभाषित अपन करें, इसका अध्ययन दृष्टिकोण चाहे जो भी है, लेकिन इसका अस्तित्व आर्थिक कार्यकलाप पर आश्रित है। यानी आर्थिक भूगोल का जो अस्तित्व है वो किस पर निर्भर है? आर्थिक कार्यकलाप पर है। स्पष्ट है कि ऐसे सभी आर्थिक कार्यकलाप जो भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं या कहीं न कहीं मूर्त रूप प्रकट होते हैं, आर्थिक भूगोल के मूल आधार कहलाते हैं। चाहे कृषि हो, खनन हो, उद्योग हो, परिवहन हो, ऐसे तमाम आर्थिक कार्य हैं जो मूर्त रूप से प्रकट होते हैं, वह हमेशा आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में आते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो उक्त वर्ग है जिनके अनेकानेक कार्य में यथा जैसे कृषि, खनन, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन आदि में से प्रत्येक का गहन अध्ययन अन्य कई संबंधित विषयों जैसे कृषि विज्ञान है, जैसे कृषि का अध्ययन है वो कृषि विज्ञान करेगा, खनन क्षेत्र में खनन विज्ञान है, और व्यापार वाणिज्य में अर्थशास्त्र है, वाणिज्य शास्त्र है। फिर आर्थिक भूगोल के द्वारा इस सब का सम्मिलित अध्ययन करने का औचित्य या सार्थकता क्या हुई? अगर इसको अपन यूँ कहें कि ये जो अलग अलग वर्ग है, कृषि है, खनन है, उद्योग है, व्यापार है, वाणिज्य है, परिवहन है, तो इन सब का अध्ययन अलग अलग विषयों के रूप में किया जाता है। फिर आर्थिक भूगोल सामूहिक रूप से अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? तो इसका एक साधारण सा उत्तर मिलता है कि संबंधित विषय किसी एक आर्थिक कार्य, जैसे मान लीजिए कृषि विज्ञान है तो वो कृषि के संगठनात्मक व्यवस्थापक पक्ष और प्रत्येक वर्ग के किसी एक तत्व जैसे गेहूँ है अथवा लौह अयस्क का उद्भव या विकासात्मक प्रक्रिया का अध्ययन करता है, जबकि आर्थिक भूगोल प्रत्येक कार्य वर्ग है, कृषि, खनन, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, ये जो प्रत्येक कार्य वर्ग अथवा तत्व के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी तत्व के क्षेत्रीय वितरण पर संबंधित विषय आनुषंगिक दृष्टिपात करते हैं, और इससे बढ़कर आर्थिक भूगोल किसी भी क्षेत्र विशेष में विविध आर्थिक तत्वों और कार्यों के परस्पर अंतर संबंध और उससे व्युत्पन्न समुच्चय स्वरूप पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। तो आर्थिक भूगोल क्या होता है कि प्रत्येक कार्यवर्ग या क्षेत्र का क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केंद्रित करता है, या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि आर्थिक भूगोल किसी प्रदेश के भूवैन्यासिक संगठन में प्रत्येक आर्थिक तत्व अथवा कार्य है कि कार्यात्मक भूमिका क्या है, अन्य तत्वों से कार्यात्मक अन्योन्य आश्रित के अध्ययन पर भी बल देता है। जैसे एक कृषि वैज्ञानिक गेहूं की फसल के विकास प्रक्रिया का अध्ययन करता है, ठीक इसी प्रक्रिया में खाद, पानी, धूप, कीट, पतंग आदि की भूमिका का गहन अध्ययन करके उन आदर्श अर्थात अभीष्ट दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है जिनमें
पौधे का अधिकतम उत्पादकता की दृष्टि से सर्वोत्तम विकास हो सके। और आर्थिक भूगोलवेता भी अभिरुचि की वस्तु तो ये जानने समझने में है कि भूवैन्यासिक संगठन में कार्य विशेष जैसे गेहूं की खेती की क्या सापेक्षित भूमिका है, किस प्रकार उस प्रदेश का संपूर्ण मानव तंत्र जैसे बड़े कृषि फार्म या विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरण या गेहूं के उपयोग, व्यापार पर आधारित उद्योग, परिवहन साधन गेहूं की कृषि को केंद्र बिंदु रखते हुए एक विशेष कार्यात्मक संगठन में आबद्ध है। तो आर्थिक भूगोल है वो किसी तत्व या कार्य का कार्यात्मक दृष्टि से भूवैन्यासिक संगठन को आधार मानते हुए उनका विस्तृत और गहन अध्ययन करता है। इसीलिए आर्थिक भूगोल के अंदर बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यहाँ क्षेत्रीय भूवैन्यासिक संगठन का विशुद्ध विवेचन अपेक्षित है, और क्योंकि भूवैन्यासिक संगठन के कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन आर्थिक भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। यानी भूवैन्यासिक संगठन का जो कार्यात्मक स्वरूप है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका स्वरूप का अध्ययन आर्थिक भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। और इसके लिए रिचर्ड मॉरिल के अनुसार भूवैन्यासिक संगठन का तात्पर्य मानव समाज द्वारा क्षेत्र में समाकलित उपयोग है, या दूसरे शब्दों में कहे तो अर्थतंत्र का क्षेत्रीय संगठन मानव कार्यकलापों की परस्पर अंतर संबंध पुंज है या पुंज का घोतक है, जिनमें 3 प्रमुख संगठन है। पहला ग्रामीण और नगरीय अधिवास। यानी रिचर्ड मॉरिल ने कहा है कि क्षेत्रीय अर्थतंत्र का क्षेत्रीय संगठन मानव कार्यकलापों की परस्पर अंतर संबंध पुंज का घोतक होता है, और मानव जिस क्षेत्र में कार्य करता है उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसके संबंध का घोतक होता है। और इसमें 3 प्रमुख संगठन हैं, ग्रामीण, नगरीय अधिवास, जो कृषि, खनिज, व्यापार, उद्योग, विभिन्न सेवाओं के नाभिक होते हैं। और ये अधिवास मानव के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतःक्रिया के पूंजीगत प्रतिफल होते हैं। अतः अंतःक्रिया के स्वरूप और गहनता में विभिन्नताओं के अनुसार इनकी सापेक्ष स्थिति, वितरण, आकार और कार्य संगठन में भिन्नता मिलती है। दूसरा संगठन में अधिवासों को अंतर संबंधित करने वाले यातायात या संचार के साधन हैं। तीसरे में भूमि उपयोग करने वाले, जिसमें कृषि और उद्योग के कार्यों का वितरण एवं गहनता प्रतिरूप किसी सकेंद्रीय प्रदेश की परिसीमा में जिसका निरूपण किसी केंद्र स्थल पर चतुर्दिक कार्यात्मक संगठन के आधार पर किया गया है। फलस्वरूप ऐसा प्रदेश आर्थिक तंत्र के संगठनात्मक स्वरूप के अध्ययन हेतु सार्थक आधार प्रस्तुत करता है। तो ये जो भूवैन्यासिक संगठन मॉडल प्रस्तुत किया है रिचर्ड मॉरिल ने, इन्होंने इन 3 संगठनों को आपस में कोरिलेशन बनाने का प्रयास किया है और अर्थतंत्रात्मक संगठन के आवागमन और परिचलन से प्रारंभ होता है। आवागमन हर दिशा में प्रत्येक स्थल पर निर्बाध एवं समान सुगमता से संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए आवागमन के कुछ निर्धारित मार्ग भी बनाए जाते हैं। ये मार्ग परस्पर ग्रंथित होकर मार्ग जाल के रूप में भूदृश्य को प्रकट करते हैं। तो आपके सामने जो एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें मुख्य यातायात का मार्ग बीच में है और आगे यातायात के मार्गों की एक ग्रंथि के रूप में जाल है, और उस जाल के अंदर
3 घटकों का अध्ययन है। पहला जिसमें ग्रामीण और नगरीय अधिवास है, दूसरा अधिवासों के अंतर संबंध के लिए यातायात संचार साधन, और तीसरा है भूमि का उपयोग जिसमें कृषि हो या खनन हो। तो इस प्रकार यानी कि निर्धारित मार्ग बन जाते हैं। ये मार्ग परस्पर ग्रंथित होकर मार्ग जाल के रूप में भूदृश्य प्रकट करते हैं और मार्ग जाल के संगम स्थल पर केंद्र स्थल होते हैं जो कार्यक्रम के पदानुक्रम विन्यास में परस्पर आबद्ध होते हैं। आपस में कार्य संगठन केंद्रीय बिंदु विभिन्न केंद्र जुड़े हुए रहते हैं। पदानुक्रम स्तर के अनुरूप प्रत्येक केंद्र स्थल और उसके प्रभाव क्षेत्र के अंतर संबंध की विभिन्न गहनता के स्तर के भूमि उपयोग उजड़ जाते आते हैं और उसके बीच में यानी कि भूमि की उपयोग की गहनता भी आती है। भूमि उपयोग की जो गहनता के अनुरूप उद्योग, व्यापार, कृषि, व्यवसाय का समायोजन भी होता है। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल के अंतर्गत यानी विभिन्न जो आर्थिक तंत्र है, इन तंत्रों को नगर या ग्रामीण अधिवासों की दृष्टि से यातायात के ग्रंथित केंद्र स्थल को ध्यान में रखते हुए आपस में समायोजन और अंतःक्रिया संबंधों का अध्ययन किया जाता है।